तो here we go with the very first, what is the primary mode of reproduction in fungi? तो हमने तीन तरीके से रिप्रोडक्शन देखे थे आपके फंगस के। एक हमने देखा था वेजिटेटिव प्रोपगेशन का, जहाँ पे वो फ्रेगमेंटेशन, बडिंग और आपके बाइनरी फिजन के थ्रू रिप्रोड्यूस कर रहे थे। एक हमने देखा था एसेक्सुअल और एक हमने देखा था सेक्सुअल। तो ऑल नो काइटिन की बनी होती है, बिल्कुल करेक्ट है। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, बिल्कुल करेक्ट है। सैप्रोफिटिक होता है या फिर पैरासिटिक होता है। और हाँ, स्पोर फॉर्मेशन भी करते हैं। उनके अंदर क्लोरोफिल की प्रेजेंस नहीं होती है। अभी देखा क्यों? क्योंकि भाई कौन सा न्यूट्रिशन फॉलो करते थे? फॉलो द हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। वांट स्टडी इन दिस लेक्चर वायरसेस के बारे में पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे सब वायरल एजेंट्स के बारे में, दैट इज द वायरॉइड्स के बारे में, और पढ़ेंगे आपके प्रियॉन्स के बारे में। हे सेल्स, कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। सबकी पढ़ाई भी और लाइफ भी काफी अमेजिंग चल रही होगी। मैं हूं आपकी अपनी खुशबू माँ, बायोलॉजी मास्टर टीचर एट वेदांतु। आज के सेशन में हमारा बस एक लास्ट पार्ट रह गया था हमारे चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का, दैट इज द वायरसेस। और भाई वायरसेस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका हो जाता है रिसेंट ईयर्स में। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि कितना आतंक मचाया था भाई हमारे इस कोरोना वायरस ने, जो कि क्या था भाई, वायरस ही तो था, अभी तो बोला कोरोना वायरस था। तो आज उन्हीं वायरसेस के बारे में हम थोड़ी सी डिटेल जानेंगे जो आपके एनसीईआरटी और कहीं ना कहीं आपके नीट से लिंक्ड है और उससे क्वेश्चंस आने के चांसेस काफी रहते हैं। तो मेक श्योर आप लोग जरूर करना कि इस नीट के टॉपिक के लिए, और लेट मी टेल यू, आपको इन बिटवीन में बताऊंगी कि कौन से टॉपिक से कब क्वेश्चन आया है और क्यों आपको उस एक टॉपिक पे फोकस करना है। ठीक है, चलो तो लेट्स बिगिन आवर सेशन विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम। Here we go with the very first thing, that is a प्यारा सा dose of motivation, dream it, wish it and do it. Exactly, ड्रीम किया है भाई नीट क्वालिफाई करने का, तो बस उसके लिए लग जाओ, खतरनाक तरीके से लग जाओ। एंड आई एम वेरी श्योर अगर आप कंसिस्टेंसी से हर एक तरीके से अपने दिन को यूटिलाइज करेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे, तो आई डोंट थिंक सो कि कहीं भी आप अपने मार्क्स अच्छे लाने में पीछे रह सकते हैं। ठीक है, चलो। और इन केस अगर आपको मेरे सेशन की अपडेट्स चाहिए होती है कि मैम कब सेशन लेने के लिए आ रही हैं, तो वो आप अपडेट्स इस टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, जिसका लिंक आपके सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। और इन केस अगर आपको मुझे पर्सनली रीच आउट करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे रीच आउट कर सकते हैं। खुशबू_भाटिया मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है। ठीक है, चलो तो प्यारे से भाई एमसीक्यूज कर लेते हैं हम पहले अपने फंगस किंगडम के, जो हमने लास्ट क्लास में लेक्चर नंबर 4 में किया था। इन केस अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो मेक श्योर जरूर करना कि आप उसे देखना नहीं भूल रहे हैं। ठीक है, चलो तो here we go with the very first, what is the primary mode of reproduction in fungi? तो हमने तीन तरीके से रिप्रोडक्शन देखे थे आपके फंगस के। एक हमने देखा था वेजिटेटिव प्रोपगेशन का, जहाँ पे वो फ्रेगमेंटेशन, बडिंग और आपके बाइनरी फिजन के थ्रू रिप्रोड्यूस कर रहे थे। एक हमने देखा था एसेक्सुअल और एक हमने देखा था सेक्सुअल। तो अब वो आपसे देख रहे हो, आपका बाइनरी फिजन भी दिया है, बडिंग भी दिया है, स्पोर फॉर्मेशन भी दिया है, फ्रेगमेंटेशन भी दिया है। इन चारों ही तरीके से आपका रिप्रोडक्शन फंगस परफॉर्म करता है। बट उसने क्या बोला, What is the primary mode? प्राइमरी मोड मतलब इन चारों मोड में से सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ कौन सा वो पाथवे यूज करता है रिप्रोडक्शन करने के लिए, एंड दैट इज नन अदर देन द स्पोर फॉर्मेशन। एसेक्सुअल स्पोर्स जो वो फॉर्म करते हैं, दैट इज द कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर और आपका जो जूओस्पोर थे, उन्हीं के थ्रू आपका मेनली फंगस रिप्रोड्यूस करते हैं। तो प्राइमरी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन स्पोर फॉर्मेशन हो जाता है, ये चीज याद रखना। अगर नॉर्मली उसने रिप्रोडक्शन बोला होता तो आपको ऐसे कंफ्यूजिंग से ऑप्शन नहीं मिलते, बट हेयर दिस एमसीक्यू इज टॉकिंग अबाउट द प्राइमरी मोड। तो प्राइमरी मोड इज पर्टिकुलरली आपका स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं हम बात, विच फंगल स्ट्रक्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द एनवायरमेंट। इन्वायरमेंट से आपके न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने के लिए आपका माइसीलियम रिस्पॉन्सिबल होता है मेनली फंगल स्ट्रक्चर में। आपका फंगल स्ट्रक्चर की बात हो रही है, फंगल स्ट्रक्चर कौन सा होता है? माइसीलियम होता है, स्पोरेंजियम होता है, बट मेनली स्पोरेंजियम के अंदर आपके स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं जो रिप्रोडक्शन में कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं। वो आपके न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन की बात कर रहा था, वो माइसीलियम था। माइसीलियम क्या था? आपका इंटरवोवन नेटवर्क ऑफ हाइफी। कौन से दो माइसीलियम बताए थे? एक मैंने आपको बताया था सेप्टेट माइसीलियम और एक आपको मैंने बताया था ए सेप्टेट माइसीलियम। ठीक है, सो बी इज द करेक्ट आंसर।
Which of the following characteristics is not typically present in fungi? Chlorophyll pigment, cell wall composed of chitin, heterotrophic spore formation. तो you all know chitin की बनी होती है, बिल्कुल करेक्ट है. heterotrophic न्यूट्रिशन होता है, बिल्कुल करेक्ट है. सैप्रोफिटिक होता है या फिर पैरासिटिक होता है. और हाँ, स्पोर फॉर्मेशन भी करते हैं. उनके अंदर क्लोरोफिल की प्रेजेंस नहीं होती है. अभी देखा क्यों? क्योंकि भाई कौन सा न्यूट्रिशन फॉलो करते थे? फॉलो द हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. तो ए इज द गलत आंसर. ए जो है आपका रॉन्ग आंसर है. चलो भैया नेक्स्ट कर लेते हैं. हो here we go with the session content. तो आज हम पढ़ने वाले हैं आपके वायरसेस के बारे में. What we gonna study in this lecture? वायरसेस के बारे में पढ़ेंगे. हम पढ़ेंगे सब वायरल एजेंट्स के बारे में, दैट इज द वायरॉइड्स के बारे में, और पढ़ेंगे आपके प्रियॉन्स के बारे में कि भाई ये सब वायरल एजेंट्स क्या कॉज करते हैं, किस वायरसेस क्या होते हैं, उनको किंगडम में रखा गया है कि नहीं रखा गया है, अगर रखा गया है तो किस किंगडम में रखा गया है, नहीं रखा गया है तो क्यों नहीं रखा गया है. अब भाई आप लोगों ने अभी तक अपनी बेसिक क्लासेस में पढ़ा है कि वायरसेस इज नॉट अ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. वायरसेस आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं होते. लेकिन यहाँ पे एक कॉन्ट्रडिक्शन है. क्या? कि until and unless वायरस किसी की बॉडी को, किसी की बॉडी मतलब यहाँ पे होस्ट की बॉडी की बात हो रही है, जिस बॉडी के अंदर वो सरवाइव करते हैं उस बॉडी को होस्ट की बॉडी कहा जाता है. तो until and unless वायरस आपके किसी बॉडी के अंदर एंटर करके उसको इन्फेक्ट नहीं करते, हम उनको लिविंग कंसिडर नहीं करते हैं. एंड यही हो जाता है आपका कॉन्ट्राडिक्शन. तो वायरसेस भाई क्या होते हैं? वायरसेस भाई ना ही आपके सेल्यूलर होते हैं, ठीक है, दे आर नॉन सेल्यूलर स्ट्रक्चर. कोई भी सेल की प्रेजेंस नहीं होती है भाई इनके पास. और या फिर हम इनको ए सेल्यूलर भी बोल सकते हैं. वी कॉल देम एज ए सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स. सॉरी, मतलब इनके पास कोई भी सेल की प्रेजेंस नहीं होती है. ठीक है, अब भाई सेल की प्रेजेंस नहीं है तो हम इनको लिविंग कैसे कंसिडर कर रहे हैं? अभी मैंने बताया अनटिल एंड अनलेस ये आपके किसी बॉडी के अंदर एंटर नहीं करते हैं, हम इनको लिविंग कंसिडर नहीं कर सकते हैं. और इनके पास अपना खुद का कोई सेल्यूलर स्ट्रक्चर नहीं होता. जैसे नॉर्मल सेल में आपके सेल ऑर्गेनल्स और बाकी सारा मटीरियल प्रेजेंट होता है, इनके अंदर नहीं होता है. ठीक है, इनके अंदर नहीं होता है भाई. और इनको किसी भी किंगडम में दे डू नॉट added in 5 kingdom system. इनको किसी भी किंगडम सिस्टम में, 5 किंगडम सिस्टम में नहीं ऐड किया गया. देख रहे हो बेचारों के साथ कितनी नाइंसाफी हो रही है. इसीलिए इतना कहर भर पाया आपके वायरसेस ने कि हमें भाई तुमने नेग्लेक्ट कर दिया, हमें किसी किंगडम सिस्टम में तुमने नहीं डाला. तो आर.एच. विटाकर के अकॉर्डिंग, जो आपके जिन्होंने 5 किंगडम सिस्टम दिया था आपका, उनके अकॉर्डिंग ये एक तो नॉन सेल्यूलर होते हैं या फिर इनको हम ए सेल्यूलर बोलते हैं. क्यों? क्योंकि भाई इनके पास कोई भी प्रॉपर सेल्यूलर स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट होता है. और उन्होंने उनको 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में भी ऐड नहीं किया था. ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई ना तो ये लिविंग कंसिडर होते हैं, ना ही ये नॉन लिविंग कंसिडर होते हैं. ये क्या होते हैं? इट इज द कनेक्टिंग लिंक. व्हाट आर दे? दीज आर द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन These are the connecting link between living and non-living. क्या है ये? कनेक्टिंग लिंक होते हैं लिविंग और नॉन लिविंग के बीच के. क्योंकि ना ही भाई until and unless जब तक ये बॉडी के अंदर एंटर नहीं करते, किसी को इन्फेक्ट नहीं करते, ये लिविंग कंसिडर नहीं होते हैं. और लिविंग क्यों कंसिडर होते हैं? इनके भी रीजन है भाई. देखो, सबसे पहली चीज लिविंग क्यों? क्योंकि इनके पास अपना खुद का डीएनए या फिर आरएनए मटीरियल होता है. अगर अब मैं कहूं कि ये रिमोट आपका लिविंग है, क्या इसके पास डीएनए आरएनए होगा? नहीं होगा. किसी लिविंग मटेरियल के अंदर ही तो डीएनए आरएनए होता है आपका. ठीक है. दूसरी चीज, दे कैन कॉज इन्फेक्शन. भाई अगर मैं कहूँ इस रिमोट को इन्फेक्शन कॉज करने के लिए, तो क्या ये मुझे इन्फेक्शन कॉज कर सकता है? नहीं कॉज कर सकता है. दूसरी चीज, क्या इनके पास कोई प्रोटीन कोड की प्रेजेंस होती है? इनके पास होती है आपके वायरसेस के पास. तो अगर मैं कहूंगी इस पेन के पास प्रोटीन कोड है, तो क्या होता है? इनके पास प्रोटीन कोड नहीं होता है. इनके पास कोई प्रोटीन कोड की प्रेजेंस नहीं होती है. ठीक है. एंड दे कैन म्यूटेट देमसेल्फ. म्यूटेट देमसेल्फ मतलब अपने अंदर ये चेंज कर सकते हैं, है ना, अपने अंदर ये चेंजेस ला सकते हैं. बिल्कुल अपनी पूरी बॉडी को चेंज कर सकते हैं. जैसे कि आपने भी कोरोना वायरस में ही देखा था, कितने सारे स्ट्रेन हमारे आए थे. बीटा स्ट्रेन, ओमेगा स्ट्रेन,
अल्फा स्ट्रेन, ना जाने ओमिक्रॉन आया था, ना जाने कौन कौन से स्ट्रेन आए थे आपके कोरोना के। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या किया, म्यूटेशन परफॉर्म किया, म्यूटेट कर लिया अपने आप को। इवन दे शो द एंजाइम एक्टिविटी, इनके अंदर एंजाइम की प्रेजेंस भी होती है, एंजाइम एक्टिविटी भी शो करते हैं आपके वायरसेस। तो इन रीजन से इनको क्या कंसिडर किया जाता है, वी कंसिडर देम एज द लिविंग। ठीक है, लेकिन अभी मैम आपने बोला कि इनको पर्टिकुलरली हम लिविंग नहीं कंसिडर कर सकते। क्यों? क्योंकि इनके अंदर कुछ बहुत नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती हैं। जैसे कि सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स, नो वेल डिफाइंड सेल्यूलर स्ट्रक्चर, कोई भी वेल डिफाइंड सेल सिस्टम या सेल स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट होता। अभी तो बोला था मैंने आपको, दे आर नोन एज द सेल्यूलर एंड ए सेल्यूलर, कोई भी वेल डिफाइंड सेल सिस्टम नहीं प्रेजेंट होता। तो सेल का सिस्टम ही नहीं प्रेजेंट है तो हम इन लोग को लिविंग कैसे कंसिडर कर सकते हैं? कोई भी सिस्टम नहीं प्रेजेंट होते, ना डाइजेस्टिव सिस्टम, ना रेस्पिरेटरी सिस्टम, कुछ भी प्रेजेंट होता है? कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता है आपके वायरसेस के अंदर। ठीक है, एंड दे कैन बी क्रिस्टलाइज्ड। आप किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्रिस्टल में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर मैं अपने आप को कहूं कि क्या मुझे तुम क्रिस्टल कर सकते हो, क्रिस्टलाइज कर सकते हो, क्रिस्टल फॉर्मेशन हो सकती है मेरी? नहीं, तो मैं मर जाऊंगी भाई उससे, तो क्रिस्टल फॉर्मेशन होगी। तो दे कैन बी क्रिस्टलाइज। कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम क्रिस्टल में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं, बट दे कैन बी क्रिस्टलाइज्ड। तो इसीलिए भाई बोला गया है आपके वायरसेस जो होते हैं, दे आर द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द लिविंग एंड द नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग फीचर्स भी होते हैं इनके पास, नॉन लिविंग फीचर्स भी होते हैं, इसीलिए इन्हें कनेक्टिंग लिंक बोला जाता है। नाउ यू नो व्हाई दे आर नोन एज दिस टाइप ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग, दोनों चीजें। ठीक है, और ये आपके होस्ट, जब तक ये आपके बॉडी, जैसे कि अगर मैं हूं, मेरे बॉडी के अंदर अगर वायरस घुस गया तो मेरे बॉडी को इन्फेक्ट करके, मेरे से ही न्यूट्रिशन चुरा करके ले करके अपने आप को वो जिंदा करता है, मेरा ही जेनेटिक मटेरियल ले करके अपने जेनेटिक मटेरियल में अटैच करके अपने आप को डिवाइड करता है, और उसके बाद वो लिविंग कंसिडर होता है। तो अनटिल एंड अनलेस दे कांट एंटर इनटू द बॉडी, होस्ट बॉडी, वो लिविंग कंसिडर नहीं किए जाते हैं, दे आर कंसिडर्ड एज अ नॉन लिविंग क्रिएचर्स। ठीक है, तो इसीलिए ये चीज बोली गई है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि भाई आपके साइंटिस्ट कौन कौन थे जिनसे आपके क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। वायरसेस से रिलेटेड कौन कौन से साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने अपनी अपनी डिस्कवरीज दी थी, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला डिस्कवरर जो था आपका, वो है आपके लुईस पास्चर जी। कौन थे आपके? सबसे पहले हम पढ़ेंगे लुईस पास्चर जी के बारे में, आपकी बुक में ही लिखा हुआ है भाई ये सब चीजें। लुईस पास्चर जी ने टर्म दिया था, ही गेव द टर्म वायरस। उन्होंने वायरस टर्म को डिफाइन किया था। किसको डिफाइन किया था? ही डिफाइंड द टर्म वायरस, कि वायरस क्या होते हैं आपके। ठीक है, फिर भाई कौन थे? फिर आए थे आपके डीजे वाले बाबूजी, डीजे इवानोस्की। ठीक है, डीजे इवानोस्की। अब इसके ऊपर आपका एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि डीजे इवानोस्की ने क्या डिस्कवर किया था। अब इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है कि डीजे इवानोस्की, आपके डीजे वाले बाबू ने क्या डिस्कवर किया था। इन्होंने डिस्कवर किया था टोबैको मोज़ैक वायरस के बारे में। तो डीजे वाले बाबू ने क्या डिस्कवर किया था? ही डिस्कवर्ड द टोबैको मोज़ैक वायरस। ठीक है, और इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने फिल्टरेबल नेचर को बताया था कि आपके फिल्टर से पास हो सकते हैं। फिल्टरेबल नेचर को प्रूव किया था आपके वायरसेस का, कि दे कैन बी फिल्टर्ड, दे कैन बी फिल्टर्ड। इतने छोटे होते हैं कि आराम से वो फिल्टर के थ्रू पास हो सकते हैं। ठीक है, फिर कौन आए थे आपके? फिर कौन आए थे? आपके बाइजरिंग जी आए थे। कौन आए थे? आपके बाइजरिंग जी आए थे, जिन्होंने क्या डिस्कवर किया? जिन्होंने क्या डिस्कवर किया? इन्होंने बताया था कॉन्टेजियस वाइवम फ्लूइडम बताया था, दैट इज इन्फेक्शियस फ्लूइड। जो वायरस के अंदर इन्फेक्शियस फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसके बारे में बताया था आपके बाइजरिंग जी ने। ठीक है, कि आपका जो वायरस के अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट होता है दैट इज कंटेजियस, इन्फेक्शियस होता है आपका फ्लूइड जो वायरस के अंदर प्रेजेंट होता है। इसके बाद कौन आए थे? आपके WM स्टैनले जी आए थे। ठीक है, इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने बताया था कि वायरस कैन बी क्रिस्टलाइज्ड, कि वायरस क्रिस्टलाइज हो सकते हैं, और इवन इन्होंने टोबैको मोज़ैक वायरस को क्रिस्टलाइज करके भी दिखाया था।
तो ये 4 साइंटिस्ट में से अब तक इस साइंटिस्ट के क्वेश्चंस आ चुके हैं। डीजे इवानोस्की, डीजे वाले बाबू, जिन्होंने टोबैको मोज़ैक वायरस को डिस्कवर किया था और उनकी फिल्ट्रेबल प्रॉपर्टीज को बताया था कि भाई आपके वायरस फिल्टर हो सकते हैं। लुइस पास्चर जी ने वायरस टर्म को डिस्कवर किया था। बाइजरिंग जी ने कॉन्टेजियस वाइवम फ्लूइडम मतलब इन्फेक्शियस फ्लूइड जो वायरस के अंदर प्रेजेंट होते हैं उसके बारे में डिस्क्राइब किया था। और आपके WM स्टैनले जी जो थे उन्होंने क्रिस्टलाइज किया था आपके टोबैको मोज़ैक वायरस का, मतलब क्रिस्टल नेचर के बारे में एक्सप्लेन किया था कि वायरस आपके क्रिस्टलाइज हो सकते हैं। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं आपके वायरसेस के स्ट्रक्चर के बारे में, इफ आई टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, आपका वायरस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो वायरस जो होते हैं आपके दो पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। एक तो इसमें प्रोटीन प्रेजेंट होता है, प्रोटीन की लेयर कोट प्रेजेंट होता है, और एक इसमें न्यूक्लिक एसिड की प्रेजेंस होती है। क्या प्रेजेंट होती है? दो चीजें प्रेजेंट होती हैं आपके वायरस के अंदर। एक तो आपका प्रोटीन कोट प्रेजेंट होता है और एक आपका न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है। अब अगर मैं बात करूं कि कौन कौन सा कितना कितना परसेंटेज आपका लेता है आपके वायरस के स्ट्रक्चर में, कि मतलब परसेंटेज कितना होल्ड करता है आपका जो पूरा वायरस का स्ट्रक्चर है, वो मेजरली किससे बना हुआ है। तो प्रोटीन जो होता है आपका मेजरली 95% ऑक्यूपाई करता है स्पेस, मतलब वायरस का जितना पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर होता है वो 95% प्रोटीन कोट से बना होता है। और उस प्रोटीन कोट को हम बोलते हैं कैप्सोमियर्स। उस प्रोटीन कोट को हम बोलते हैं कैप्सोमियर्स। यही प्रोटीन कोट जो होती है ये आउटर कवरिंग होती है आपके वायरस की, और ये आउटर कवरिंग जो प्रोटीन की बनी हुई होती है ये इकट्ठा करके एक एनवेलप जैसा स्ट्रक्चर बनाती है, पूरा एनवेलप बनाती है, जिसको हम बोलते हैं कैप्सिड। वी कॉल्ड इट एज कैप्सिड। ठीक है, तो अब आपको पता होना चाहिए वायरस का जो मेजर स्ट्रक्चर है, वायरस का मेजर स्ट्रक्चर प्रोटीनिशियस होता है, प्रोटीन से बना होता है 95%, जो कि आपका कैप्सोमियर्स होते हैं। और यही कैप्सोमियर्स इकट्ठा होकर के एक एनवेलप, एक कोटिंग बनाते हैं जिसको हम कैप्सिड बोलते हैं। और बस सिर्फ और सिर्फ 5%, रिमेनिंग 5% जो होता है आपका, वो न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है आपके वायरस में, जो या तो आरएनए हो सकता है या तो आपका डीएनए हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका मेजरली स्ट्रक्चर होता है आपके वायरस का। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ वायरसेस की, कि कितने टाइप्स ऑफ वायरसेस होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस बोलियो ऑन द प्रेजेंस ऑफ आरएनए एंड डीएनए, मतलब कौन से टाइप के वायरसेस होते हैं, डीएनए वायरस होते हैं या आरएनए वायरसेस होते हैं। तो हमने यहाँ पे वायरसेस को क्लासिफाई किया है, टाइप्स में कंसिडर किया है टाइप्स ऑफ वायरसेस। 3 टाइप के आपके वायरसेस होते हैं। एक होते हैं आपके प्लांट वायरसेस, जो सिर्फ प्लांट में इंफेक्शन कॉज करते हैं, दे कॉज इन्फेक्शन इन प्लांट्स ओनली। एक होते हैं आपके एनिमल वायरसेस, जो सिर्फ एनिमल में इंफेक्शन कॉज कर रहे होते हैं। ठीक है, और एक होते हैं आपके बैक्टीरियोफाजेस। ठीक है, एक होते हैं आपके बैक्टीरियोफाजेस। ठीक है, तो अब अगर मैं बात करूं आपके प्लांट वायरसेस की, इफ आई टॉक अबाउट ओनली प्लांट वायरसेस, तो प्लांट वायरसेस आपके ना सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस होते हैं। नाउ इफ आई टॉक अबाउट एनिमल वायरसेस, तो एनिमल वायरसेस में आपको सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस भी मिल जाएंगे, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस भी मिल जाएंगे, एंड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस भी मिल जाएंगे आपको एनिमल वायरसेस में, जो एनिमल्स को मेजरली इन्फेक्ट करते हैं। अब अगर मैं बात करूं सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस की, तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस क्या क्या कॉज करते हैं? आपके मीजल्स कॉज कर सकते हैं, मम्स कॉज कर सकते हैं, पोलियो कॉज करते हैं आपका, क्या और क्या करते हैं? रेबीज कॉज कर सकते हैं, कोरोना वायरसेस, जो ये भी आपका क्या था? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस था, जो ये सारे इन्फेक्शंस आपको, ये सारी डिसीजेस कॉज कर सकते हैं। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस की बात करूं तो हर्पीज आ जाता है, उसमें स्मॉल पॉक्स आ जाता है, ठीक है, चिकन पॉक्स आ जाता है आपका। ये सब क्या होते हैं? इन सब के जो वायरसेस होते हैं, दीज आर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस। ठीक है, क्या होते हैं? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस। और अब अगर मैं बात करूं बैक्टीरियोफाजेस की, तो ये मोस्टली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस होते हैं। ये क्या होते हैं? दे आर मोस्टली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस। ठीक है, क्या होते हैं? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए
वायरसेस। अब आप लोगों को एक बात मैं बताना भूल गई और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ चुका है कि क्या वायरसेस के अंदर आरएनए और डीएनए साथ में हो सकते हैं? क्या वायरसेस के अंदर दोनों आरएनए भी प्रेजेंट होता है, डीएनए भी साथ में प्रेजेंट हो सकता है? तो बिल्कुल नहीं। वायरसेस ईदर हैव आरएनए और डीएनए, दोनों नहीं प्रेजेंट हो सकते हैं आपके वायरसेस के अंदर कि उसके अंदर आरएनए भी प्रेजेंट है, उसके अंदर डीएनए भी प्रेजेंट है, तो ये गलत है। वायरसेस के अंदर या तो आरएनए होगा या तो आपका डीएनए होगा, दोनों एक साथ प्रेजेंट नहीं होंगे। आपकी एनसीईआरटी की बुक में ही ये लाइन लिखी हुई है और ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि वायरसेस के अंदर आरएनए और डीएनए साथ में नहीं हो सकते हैं, ठीक है। और ये आपके हो जाते हैं 3 तरीके के वायरसेस। प्लांट वायरसेस में सिर्फ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस आते हैं। एनिमल वायरसेस की बात करें तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस भी होते हैं जो उनको इन्फेक्शन कॉज करते हैं, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी होते हैं और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी होते हैं। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मीजल्स, मम्स, पोलियो, रेबीज, आपका कोरोना वायरस, इन्फ्लुएंजा, ये सब कॉज कर सकता है। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की बात करें तो हर्पीज, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, ये सारी डिसीज और भी बहुत सारी हैं वो कॉज कर सकते हैं। बैक्टीरियोफाजेज आपके मोनली बोल रही हूँ, डबल स्टैंडर्ड होते हैं, डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरसेस होते हैं आपके बैक्टीरियोफाजेस। और बैक्टीरियोफाज हो गया आपका लास्ट वायरस। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे वायरल एजेंट्स के बारे में जिनमें पता है आपको या तो प्रोटीन कोड प्रेजेंट होगा या तो उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लिक एसिड की प्रेजेंस होगी। देख रहे हो, मतलब आपके ऐसे वायरल एजेंट्स भी हैं जिनके अंदर या तो सिर्फ प्रोटीन कोड प्रेजेंट होता है या तो सिर्फ उनके अंदर न्यूक्लिक एसिड की प्रेजेंस होती है, और वो आपके होते हैं क्या? सब वायरल एजेंट्स। उनको हम कहते हैं सब वायरल एजेंट्स। ये जो सब वायरल एजेंट्स होते हैं दे आर ऑफ टू टाइप्स। एक होते हैं आपके वायरॉइड्स और एक होते हैं आपके प्रियॉन्स, ठीक है। एक होते हैं आपके वायरॉइड्स और एक होते हैं आपके प्रायोन्स। ये होते एकदम वायरस की तरह ही हैं, लेकिन या तो इनके अंदर प्रोटीन की प्रेजेंस होती है, प्रोटीन की कवरिंग होती है, या तो इनके अंदर न्यूक्लिक एसिड की प्रेजेंस होती है। देख रहे हो मतलब क्या चल रहा है। अब अगर मैं बात करूं आपके वायरॉइड्स की, तो वायरॉइड्स में कोई भी प्रोटीन कोट की प्रेजेंस नहीं होती है। दे डू नॉट कंटेन प्रोटीन कोट। मतलब क्या हुआ? दे ओनली कंटेन न्यूक्लिक एसिड, या तो इनके अंदर आरएनए की प्रेजेंस होगी या तो इनके अंदर डीएनए की प्रेजेंस होगी। और अभी मैंने जब आप लोगों को बताया था कि वायरस जो होता है न्यूक्लिक एसिड सिर्फ उसके स्ट्रक्चर का 5% बनाता है। क्या बनाता है? वायरस के स्ट्रक्चर में न्यूक्लिक एसिड का परसेंट कितना होता है? सिर्फ 5% होता है। दैट मीन्स आपका इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? ये भी सिर्फ 5% ही बना रहा है, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कैसा होगा? दे हैव लो मॉलिक्यूलर वेट। MW का मतलब यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट होता है। इनके अंदर बहुत ही कम, मतलब इनका मॉलिक्यूलर वेट काफी कम होता है क्योंकि सिर्फ न्यूक्लिक एसिड की प्रेजेंस होती है जो पूरे स्ट्रक्चर का सिर्फ 5% बनाती है। दे आर डिस्कवर्ड बाय, डिस्कवरी इसकी किसने करी थी? ये आपसे पूछा जा सकता है कि डिस्कवरी T.O. डाइनर ने करी थी। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय T.O. डाइनर। इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है कि आपके वायरॉइड्स को डिस्कवर किसने किया था, ठीक है। वो थे कौन? T.O. डाइनर, ठीक है। अब ये जो होते हैं दे ओनली कॉज इन्फेक्शन, दे ओनली कॉज प्लांट डिसीजेज। ये सिर्फ प्लांट में इन्फेक्शन कॉज करते हैं। दे कॉज इन्फेक्शन इन प्लांट ओनली, मतलब प्लांट डिसीजेस कॉज करते हैं। 20+ प्लांट डिसीजेस हैं जो ये आपके कॉज करते हैं, ठीक है। और उसमें से सबसे कॉमन है आपकी पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज, जो आपकी बुक में मेंशन है। पोटैटो ट्यूबर स्पिंडल डिसीज कौन कॉज करता है? आपका वायरॉइड्स कॉज करते हैं। और वायरॉइड्स सिर्फ और सिर्फ प्लांट में डिसीज कॉज करते हैं, एनिमल्स में वायरॉइड्स डिसीज कॉज नहीं करते हैं। याद रखना ये चीज, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं आपके प्रायोन्स की, तो जैसे इसमें क्या था? प्रोटीन कोट की प्रेजेंस नहीं थी, यहाँ पे नो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। यहाँ पे नो न्यूक्लिक एसिड, कोई भी न्यूक्लिक एसिड की प्रेजेंस नहीं होती प्रायोन्स के पास। क्या होते हैं? प्रोटोनीशियस मॉलिक्यूल्स होते हैं। दे आर प्रोटोनीशियस,
ठीक है, प्रोटीनिशियस लेयर इन्फेक्शन कॉज करते हैं, प्रोटीनिशियस इन्फेक्शन एजेंट होते हैं, इसमें प्रोटीन की कवरिंग सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट होती है और इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू वायरस, क्योंकि भाई 95% बना रहे हैं, आपका प्रोटीन की कवरिंग कितना वेटेज बनाती है स्ट्रक्चर का 95%, तो ऑलमोस्ट मॉलिक्यूलर वेट सिमिलर टू वायरस रहता है इनका, ऑलमोस्ट सिमिलर टू वायरस एंड दे कॉज इन्फेक्शन इन क्या एनिमल्स, ठीक है, ह्यूमंस एनिमल्स दोनों में ही ये इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। दे कैन कॉज इन्फेक्शन इन बोथ, इन इन्फेक्शन हम लोग भी इन्फेक्शन बोल रही हूँ, दे कैन कॉज इन्फेक्शन इन एनिमल्स, हम लोग भी भाई सोशल एनिमल्स में ही तो आते हैं आपके, ठीक है, दे कैन कॉज इन्फेक्शन इन एनिमल्स। सबसे कॉमन और सबसे मेन थिंग तो आपसे पूछी जाएगी कि प्रायॉन्स किस तरीके की डिसीज कॉज करते हैं, दे कॉज न्यूरो डीजेनरेटिव डिसीज, और इस वर्ड के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रायॉन्स किस तरीके की डिसीज कॉज करते हैं, दे कॉज न्यूरो डीजेनरेटिव डिसीज, बहुत ही खतरनाक सी डिसीज कॉज करते हैं। न्यूरो डीजेनरेटिव डिसीज मतलब आपके जो नर्व्स, आपका ब्रेन जो होता है उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, उनकी नर्व्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं आपके, ये प्रायॉन्स इतने खतरनाक होते हैं, ठीक है। ये आपके कैटल्स में, ये आपके कैटल्स में क्या करते हैं, बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म एन्सेफेलोपैथी कॉज करते हैं, ठीक है। इन कैटल्स अभी मैंने बताया आपके ये एनिमल्स में इन्फेक्शन कॉज करते हैं, कैसा इन्फेक्शन कॉज करते हैं, दे कॉज न्यूरो डीजेनरेटिव डिसीज। न्यूरो डीजेनरेटिव डिसीज में सबसे पहली डिसीज मैंने आपको बता दी जो आपकी बुक में ही मेंशन है, कैटल्स में ये बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म एन्सेफेलोपैथी नाम की डिसीज कॉज करते हैं। क्या करते हैं, मैड काउ डिसीज, नहीं काउ थोड़ी सी पागल सी हो जाती है, भाई उसका ब्रेन खराब हो रहा है इस प्रायॉन्स की वजह से, थोड़ी पागल नहीं होती, मैड काउ डिसीज बोला जाता है इस आपके बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म एन्सेफेलोपैथी का। आपकी बुक में एक और डिसीज मेंशन है जो वो ह्यूमंस में कॉज करती है, ह्यूमंस में भी एक और ये डिसीज कॉज करते हैं आपके प्रायॉन्स, दैट इज द क्रूज जैकॉब्स डिसीज। क्या करते हैं, क्रूज जैकॉब्स डिसीज कॉज करते हैं ये ह्यूमंस के अंदर। तो प्रायॉन्स क्या हो गए, कोई भी न्यूक्लिक एसिड की प्रेजेंस नहीं होती है, प्रोटीनिशियस होते हैं, आपके प्रोटीन की कवरिंग प्रेजेंट होती है, मॉलिक्यूलर वेट जो होता है ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है इनके वायरसेस के साथ में, क्योंकि भाई 95% बना रहे हैं आपके, है ना, एंड दे कैन कॉज इन्फेक्शन इन एनिमल्स, एनिमल्स में ही इन्फेक्शन कॉज करते हैं और न्यूरो डीजेनरेटिव इन्फेक्शन कॉज करते हैं। पता है न्यूरो डीजेनरेटिव इन्फेक्शंस कैटल्स में देखो लिखा हुआ है बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म एन्सेफेलोपैथी जो कि मैड काउ डिसीज होती है, और आपकी बुक में जो ह्यूमंस की डिसीज मेंशन है दैट इज द क्रूज जैकॉब्स डिसीज, ठीक है। तो ये हो गए आपके प्रायॉन्स, और यहां से खत्म हो जाता है आपका वायरस वाला पार्ट। आपके जितना भी थ्योरी जो आपके एनसीईआरटी बुक में लिखी हुई है मैंने सब यहाँ पे ऐड कर दी है, आपको कोई भी इधर उधर भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। WM स्टैनले ने बताया ही था, मैंने आपको वायरस को क्रिस्टलाइज करके उसके क्रिस्टल नेचर को एक्सप्लेन किया था, ये आपके डिफरेंट शेप्स होते हैं। डीजे इवानोस्की ने क्या किया था, आपके ऑर्गेनिज्म टोबैको मोज़ैक वायरस, ठीक है, TMV को डिस्कवर किया था आपके, है ना, और क्या बताया था, फिल्ट्रेबल नेचर बताया था आपके। बीजरिंग ने क्या बताया था, आपके इन्फेस्टेड प्लांट्स ऑफ टोबैको को बताया था आपके, और आपके कंटेजियस वाइवम फ्लूइडम मतलब इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड जो आपके वायरस के अंदर प्रेजेंट होते हैं उसके बारे में एक्सप्लेन किया था। आपके जेनेटिक मटीरियल या तो DNA या तो RNA प्रेजेंट होगा, कोई भी ऐसा वायरस नहीं है जिसके अंदर दोनों RNA और DNA की प्रेजेंस होती है, ये चीज याद रखना। वायरस आपके प्लांट्स को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं, जो आपके सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरसेस होते हैं, जो एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं वो सिंगल स्ट्रैंडेड या फिर डबल स्ट्रैंडेड RNA, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA या फिर आपका डबल स्ट्रैंडेड RNA हो सकते हैं, या फिर आपके डबल स्ट्रैंडेड DNA भी हो सकते हैं, दैट इज द डबल स्ट्रैंडेड DNA भी हो सकते हैं जो मैंने आपको लिखवा दिए थे, ठीक है। बैक्टीरियोफाजिस मैंने बताए थे, मोस्टली आपके डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरसेस होते हैं, बैक्टीरियल वायरसेस बोला जाता है, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं आपके ये वायरसेस, ठीक है। डिसीजेस कौन सी कॉज करते हैं, मम, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज, ये सब मैंने आपको दिखाई थी प्लांट्स के अंदर। अब भाई ये वाला
ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लांट्स में ये मोजैक फॉर्मेशन, जब भी उनको वायरस इन्फेक्ट कर देता है ना, उसमें चकत्ते मोजैक, लीफ की रोलिंग होने लगती है, कर्लिंग, येलोइंग होने लगती है, वेन्स की प्रेजेंस, ड्वार्फिज्म, स्टंटेड ग्रोथ दिखने लगती है प्लांट्स के अंदर। ये आपके सिम्टम्स होते हैं, ये सिम्टम्स आपको ध्यान में रखने हैं। सिम्टम्स से क्वेश्चन आ चुका है कि प्लांट्स में अगर वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है तो उनमें क्या क्या सिम्टम्स शो होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका वायरॉइड्स का बता दिया, टीओ डाइनर ने डिस्कवर किया था आपके वायरसेस को, ये इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं जिन्होंने टोबैको स्पिंडल ट्यूबर डिसीज कॉज करी थी। सिर्फ न्यूक्लिक एसिड की प्रेजेंस होती है, कोई भी प्रोटीन कोड की प्रेजेंस नहीं होती है, और इनका मॉलिक्यूलर वेट काफी लो होता है क्योंकि बस सिर्फ आरएनए या न्यूक्लिक एसिड की प्रेजेंस रहती है। प्रायॉन्स की बात करूं तो प्रायॉन्स ने देखो कैटल्स के अंदर बीएसई, बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफलोपैथी नाम की डिसीज कॉज करी थी, और ह्यूमंस के अंदर क्रूज जैकॉब्स डिसीज कॉज करी थी। ये आपके ऐसे एजेंट्स होते हैं जिनके अंदर सिर्फ प्रोटीन की कवरिंग प्रेजेंट होती है। अब आप सब लोगों को पता है कि आपका जो न्यूक्लिक एसिड होता है उसी की वजह से आपके वायरसेस, मेनली आपके जेनेटिक मटेरियल की वजह से, उनकी प्रेजेंस के अंदर होने की वजह से वो आपको इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे तो आपका जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट ही नहीं था प्रायॉन्स के अंदर, तो उन्होंने इन्फेक्शन कॉज कैसे किया? तो यहाँ पे आपकी बुक में एक बात लिखी हुई है, दैट इज These agents consist of abnormal folded proteins। इनकी जो प्रोटीन्स होती हैं, जो प्रोटीन कवरिंग होती हैं, उनमें एबनॉर्मल फोल्डिंग्स प्रेजेंट होती हैं। इन्हीं एबनॉर्मल फोल्डिंग्स की वजह से वो इन्फेक्शन कॉज करते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि प्रायॉन्स आपका इन्फेक्शन कैसे कॉज करते हैं। प्रायॉन्स आपका इन्फेक्शन आपके प्रेजेंस ऑफ एबनॉर्मल फोल्डिंग्स प्रेजेंट, प्रोटीन फोल्डिंग्स प्रेजेंट होने की वजह से क्या कॉज करते हैं? दे कैन कॉज इन्फेक्शंस, ठीक है। चलो भैया एक बार एनसीईआरटी क्वेश्चंस कर लिए जाएं। हाउ आर वायरॉइड्स डिफरेंट फ्रॉम वायरसेस? सो वायरॉइड्स क्या थे? वायरसेस में क्या था? आपका प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड दोनों प्रेजेंट था, जबकि वायरॉइड्स में न्यूक्लिक एसिड की प्रेजेंस होती है, प्रोटीन्स की प्रेजेंस तो होती ही नहीं है। वायरसेस आपका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है, जबकि वायरॉइड्स के अंदर मॉलिक्यूलर वेट कम होता है। वायरॉइड्स सिर्फ प्लांट्स में इन्फेक्शन कॉज करते हैं, जबकि वायरसेस आपके प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। भाई ये तो बहुत ईजी सा डिफरेंस था। Give a brief account of viruses with respect to their structure, nature of genetic material and 4 common viral diseases। भाई herpes लिख लो, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, कुछ भी लिख सकते हो। वायरसेस के स्ट्रक्चर के बारे में मैंने आपको बताया ही, 95% प्रोटीन प्रेजेंट होता है, 5% न्यूक्लिक एसिड। So here we go with the homework question, जो आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। चलो तो बस जाते जाते टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, ताकि जो भी अपडेट्स, जो भी सेशंस आ रहे हैं वो आपसे मिस आउट ना हो जाए। और इन केस अगर आपको मुझे पर्सनली रीच आउट करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे रीच आउट कर सकते हैं, खुशबू_भाटिया मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है। तो बस मेरे प्यारे सारे से बच्चे जाते जाते सेशन को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब हम फिर मिलेंगे चलते चलते ऐसे ही नेक्स्ट अमेजिंग सेशन में। तो बाय गाइज एंड टेक केयर।